आज के इस वीडियो में हम अन्य जन आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे। जनजातीय बात हो 1857 से पूर्व की या फिर 1857 के बाद की, दोनों समय ये आंदोलन रहे। और एक व्यक्ति है कुंवर सुरेश सिंह, इन्होंने इन जनजातीय जो विद्रोह हैं उनको 3 भागों में यानी कालक्रम के आधार पर 3 कालक्रम इसके विभाजित किए इसने। एक होगा जब अंग्रेजी सत्ता की स्थापना होती है 1795 से लेकर 1860 से 1920 और 1920 से आगे। इस प्रकार से इन्होंने जनजातीय विद्रोह की बात की। अब जनजाति सिर्फ जनजातियों की बात है, विद्रोह और भी हैं, जैसे वहाबी है, फकीर है, सन्यासी है, बहुत सारे विद्रोह हैं। लेकिन हम सिर्फ अपने कोर्स में है जनजाति जैसे भील, मीणा है, भील है ना, इस प्रकार की भारत में बहुत सारी जातियां हैं। इनकी जनजातियों की बात है। अपने तो यहाँ पर बहुत कम है, जैसे सहरिया है, डामोर है, सांसी है, भील है, मीणा है, ये सब चीजें हैं अपने राजस्थान में। लेकिन राजस्थान से बाहर अगर हम भारत की बात करें तो वहाँ पर बहुत सारी जनजातियां और भी हैं जिन्होंने जो विद्रोह किए उनके बारे में अपन देखेंगे। इनके विद्रोह के कारण क्या थे? सबसे पहली बात यही है कि विद्रोह इन्होंने क्यों किया। ठीक है, क्यों किया? एक तो देखो, इनके जो भी इनका वर्ग होता था, जाति होती थी, उनका एक सरदार होता था। आप कहीं भी देखें सरदार होगा इनका, और सरकार को कालांतर में अंग्रेजों ने जमींदार बना दिया कि आप इस एरिया के जमींदार हो। ठीक है, एक तो ये कर दिया, इनकी स्थिति में परिवर्तन कर दिया, और ये परिवर्तन इन्हें पसंद नहीं आया। दूसरा, लगान व्यवस्था। लगान व्यवस्था के बारे में अपन पहले बात कर चुके हैं। जो रैयतवाड़ी है, स्थायी बंदोबस्त है, महलवाड़ी है, ये लाद देना इनके ऊपर। दूसरा कारण इनका था ईसाई जो मशीनरियां हैं, इनका आना, इनके क्षेत्रों में इनका प्रभाव दृष्टिगोचर होना। ईसाई जो मशीनरी है, मतलब इनका कार्य क्या था? यहाँ के लोगों को ज्यादा से ज्यादा किसमें तब्दील कर देना? ईसाई धर्म में। और ये तो आए इनके साथ में विभिन्न प्रकार के व्यापारी, साहूकार, लगान वसूल करने वाले, यानी आप कह सकते हैं अंग्रेजों के बिचौलिए हैं ये। यानी अंग्रेजों के बिचौलिए भी आ गए। ठीक है, तो इनसे भी ये आंदोलन का कारण बनता है, यानी ये भी मुख्य रूप से जिम्मेदार है इस आंदोलन के कारण के लिए। और है वन में इनके खिलाफ, यानी इनका मुख्य कार्य क्या है? देखो, ये यहां से वनों में देखो, ये करेंगे जी झूम खेती और मत्स्य पालन। बेदखल हम लिख सकते हैं यहाँ पर, इनका नाम एक तरह करें तो, कि वन में ही अपनी आजीविका ये कमाते थे, चाहे वो पशुचारण है, चाहे वहां से लकड़ी लेना है, और जो भी कंद फूल जो भी इन्हें मिले, सब कुछ इनका गुजारा जंगलों से होता था। झूम खेती क्या होती है? जगह बदल बदल कर जो खेती होती है, आज आपने यहाँ कर ली, कल आगे अगले साल हम यहाँ नहीं करेंगे, आगे जाकर करेंगे। इस प्रकार का एक विद्रोह भी आएगा, मुंडा विद्रोह, जिसमें देखो खूंट कटीदार ये पद्धति है इनकी। और इस पद्धति में क्या होता है कि आगे आगे ये जंगलों को साफ करते जाते हैं, जंगलों को साफ करके ये खेती करते हैं। एक बार वहां पर खेती कर ली, फिर आगे जंगलों को साफ कर लेते हैं, फिर खेती कर लेते हैं। तो खूंट कटीदार पद्धति ये कारण होगी। मुंडा विद्रोह जो होगा उसका प्रमुख कारण होगी। तो ये मुख्य रूप से कारण है। अब देखो, लगान व्यवस्था तो है, इसके साथ में हम प्रशासनिक व्यवस्था है, जो भी प्रशासन इनका है वो इनके प्रशासन से तो अलग होगा। जनजाति है, उनका सरदार है, सरदार जो कुछ कहेगा
उसके पास शिकायतें लेकर जा सकते हैं, लेकिन अंग्रेजों के पास ये शिकायत लेकर कहाँ से जाएंगे, नहीं जा सकेंगे ना आराम से। तो प्रशासनिक व्यवस्था बदल गई, ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था बदल गई तो यहाँ इनको न्याय वगैरह मिलना भी अंग्रेजी जो अदालत है उनके ऊपर निर्भर हो गया। पहले तो इनके जो सरदार थे वही न्याय कर देते थे, लेकिन अब न्याय कहाँ से मिलेगा, अंग्रेजी प्रशासनिक व्यवस्था से। तो उनके न्याय से भी ये संतुष्ट नहीं थे। और पुलिस वगैरह के अत्याचार वगैरह की हम बात करें कि पुलिस के अंदर अत्याचार और भ्रष्टाचार सब कुछ था। तो इससे भी ये त्रस्त रहते हैं, ठीक है। अगली चीज है ईसाई मिशनरियों का तो है ही, इसके साथ में देखो ये क्या करते थे, इसमें लिखता हूं, चावल से ये शराब बनाते थे। मान लीजिए एक उदाहरण है, इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण हैं। चावल से ये शराब बनाने का कार्य करते थे। अब इस पर भी अंग्रेजों ने कहा कि आपको हमें टैक्स देना होगा, तभी आप शराब बना सकते हैं। अब अपने क्षेत्र से चावल उपजा रहे हैं और उससे ये अपनी शराब बना रहे हैं, तो फिर अंग्रेजों को टैक्स क्यों दें, ये इनकी इच्छा होगी। लेकिन अंग्रेज कह रहे हैं कि हमें टैक्स देना होगा। जो भी यानी वनों से तो बेदखल किया ही, साथ में जो ये उत्पाद उत्पन्न कर रहे हैं उनके ऊपर भी टैक्स देने के लिए मजबूर कर दिया। और कहाँ ये देखो खुद खेत के मालिक थे और कहाँ इन्हें खानों में, बागानों में, फैक्ट्रियों के अंदर और कुलीगिरी का काम करने के लिए मजबूर कर दिया। इस प्रकार के काम करने के लिए मजबूर करेंगे तो क्या ये विद्रोह नहीं करेंगे? यानी इन्होंने अपनी व्यवस्था पर इस चीज को आघात पाया कि जी हमारे लिए ये ठीक नहीं है, ठीक है। तो इसलिए विद्रोह और भी हुए, लेकिन ये विद्रोह हैं, जनजातीय जो विद्रोह हैं वो औरों से अलग हैं। कैसे हैं? एक तो ये संगठित, और संगठित किस रूप में? जाति रूप में, वर्ग के रूप में नहीं है। यानी पूरा जनजातीय आंदोलन नहीं है, अलग अलग जाति आंदोलन करेगी। मुंडा अलग जाति है, कौन, भूमिज, खासी, अलग अलग जातियां विद्रोह करेगी। तो संगठित जाति के रूप में विद्रोह करेगी। इनकी एकता प्रशंसनीय है। यानी अंग्रेजों का जब अत्याचार इनके ऊपर शुरू होता है, ये सभी कारण होते हैं, तो इसके खिलाफ ये संघर्ष करते हैं और इस संघर्ष का अंग्रेज दमन कर देते हैं। और दमन करते हैं तो फिर ये हथियार उठा लेते हैं, तो सशस्त्र विद्रोह करते हैं। जबकि बाकी के जो विद्रोह हैं वो इस प्रकार से सशस्त्र नहीं है, ठीक है। ये दो कारण हो गए। तीसरा, आपस में कभी भी इन्होंने हमला नहीं किया। एक जाति ने दूसरी जाति पर, या फिर इनके यहाँ जिनसे इनका सामाजिक संबंध था, इनका इन जनजातियों का सामाजिक संबंध किनसे हो सकता है? इनके क्षेत्र में देखो अपने जैसे लोग तो जाएंगे नहीं जाएंगे ना, वो जाएंगे जिनकी इनको आवश्यकता है। जैसे नाई को जाना पड़ेगा, लोहार को, कुम्हार को, यानी घड़े बनाने के लिए जो भी है, लोहार लोहे का काम करने के लिए, जुलाई को। तो इन लोगों को इन्होंने कभी अक्षति नहीं पहुंचाई और अंग्रेजों के जो नौकर थे उनको भी अक्षति नहीं पहुंचाई। मतलब इनकी दुश्मनी औरों से, ठीक है। और यहाँ पर एक नाम आता है दिक। दिक किसे कहते हैं? कई नाम आते हैं। देखो एक तो कोटकुटीदार नाम आ गया, एक दिक नाम आ गया, इस प्रकार की शब्दावली भी है। दिक है गैर आदिवासी, यानी ये सभी क्या है? आदिवासी, जनजाति, आदिवासी, इन्हें वनवासी भी कह सकते हैं। यानी बाकी के लोगों के लिए इन्होंने दिक शब्द का इस्तेमाल किया और दिक का मतलब है गैर आदिवासी। मुंडा विद्रोह में देखेंगे कैसे दिकों का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से देखो इनकी प्रशंसा के काबिल है ये लोग कि एक साथ मिलकर एकता के रूप में संगठित इन्होंने विद्रोह है किया। अब हम क्रम से विद्रोह के बारे में देखते हैं। पहला खासी विद्रोह। देखो अलग अलग भारत की अगर हम बात करें तो भारत के अंदर है इस भाग में, पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में और पश्चिमी भाग में,
इन 3 जगहों पर, दक्षिणी और पश्चिमी, इन 3 जगहों पर इन जनजातियों का विद्रोह होता है। पहले हम बात करेंगे पूर्वी भाग, खासी है, खासी विद्रोह मेघालय, यानी यहाँ पर जो ये 7 महीने हैं इस एरिया में, मेघालय यहाँ है ना, मेघालय के अंदर, और आप है असम की पहाड़ियां। कैसे होता है? 1829 सन है इसकी, 1829 में इसकी शुरुआत होती है। 2 पहाड़ियां हैं वहां पर, खासी एंड जैंतिया। इन पहाड़ियों पर जब अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है, अंग्रेज तो लगातार अधिकार कर रहे थे, इन पहाड़ियों पर जब इनका अधिकार हो जाता है, उसके बाद में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी पर भी उनका अधिकार हो जाता है। तो ब्रह्मपुत्र से सिलहट असम में ही है, तक जाने के लिए इन्होंने सड़क बनाने की योजना बनाई कि यहाँ से यहाँ हम सड़क बनाएंगे, और सड़क के लिए इन्होंने इन जो खासी जनजाति है इनके लोगों को चुना कि भाई आप सड़क बनाएंगे और बदले में आपको बैठ बेगार के रूप में काम देना होगा, यानी आपको हम बेगार नहीं देंगे। बैठ बेगार का मतलब ये भी एक शब्दावली है। तो इसके खिलाफ 10,000 खासी लोगों ने विद्रोह कर दिया। किसके नेतृत्व में? तीरथ सिंह के नेतृत्व। देखो यहाँ आपको ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, मुख्य याद रखें। खासी विद्रोह कब हुआ? बहुत बार प्रश्न आते हैं प्रतियोगी परीक्षा में, तो निश्चित रूप से आते हैं। कब हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ, क्यों हुआ? ठीक है, इससे आगे आपको नहीं जाना है। तो असम की पहाड़ियां आप याद रखें, लगभग ये मेघालय में है, क्योंकि ये जो पहाड़ियां हैं खासी और जैंतिया की पहाड़ियां हैं वहां पर है। ब्रह्मपुत्र और सिलेट को जोड़ने के लिए सड़क निर्माण का कार्य शुरू, और खासी जनजाति को वहां पर काम करने के लिए बाध्य किया गया, और 10,000 लोगों ने विद्रोह कर दिया। तीरथ सिंह के नेतृत्व में कालांतर में इसे विद्रोह को दबा दिया। ठीक है, दूसरे में हम चलते हैं कोल विद्रोह। इससे 2 साल बाद 1831, ठीक है, छोटा नागपुर जो झारखंड में है, पूरा भारत में ही है ये, वहां से शुरू होता है, और रांची, सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग, मानभूम तक ये फैल जाता है। और इनका उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों की शोषण की नीति की, जो भी शोषण की नीति है हम उनके खिलाफ विद्रोह करते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था से ये चीज है। और इसके अंदर चीज ये है कि एक कारण ये हुआ कि इनके जो मुखिया थे मुंडो, उनसे जमीन छीनी इन्होंने, अंग्रेजों ने, और सिखों और मुसलमानों में बांट दी। इसलिए रोष आएगा नहीं आएगा, इसकी जमीन औरों को दे दी। एक कारण ये भी बताया गया, ये चावल वाला है, चावल से शराब और उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, इसके कारण ये। और इनका नेतृत्व करता था बुद्धो भगत। ठीक है, ये है कोल विद्रोह। ठीक है, यानी खासी विद्रोह, कोल विद्रोह। आगे चलते हैं, यहाँ पर भूमिज विद्रोह। इसके बाद में अगले साल 1832, वो देखो भूम है, यहाँ पर वीर भूम में होगा ये, और दूसरी जगह है जंगल महाल। कारण सेम टू सेम आपको ये लिखने हैं, और गंगा नारायण की नेतृत्व में ये विद्रोह करते हैं। होंड विद्रोह, नाम लिखना है चक्कर बिसोई या चंद बिसाई कर। इसके नेतृत्व में ये विद्रोह होता है। कौन सा? होंड विद्रोह। और मुख्य रूप से शोषण की नीति है इसके अंदर की, अंग्रेजों की शोषण की नई जो आर्थिक नीति, उसके कारण जो शोषण हो रहा था उसके विरुद्ध जो विद्रोह हुआ वो कौन सा था?
गोंड विद्रोह था। और कालांतर में आगे कहते हैं एक राधा कृष्ण दंडसेन ने भी इसको नेतृत्व प्रदान किया था। ठीक है, इसके बाद में चलेंगे हम इनके सबसे प्रमुख विद्रोह, संथाल विद्रोह। यानी अब तक का जो विद्रोह हुआ है जनजातियों का, जो भी विद्रोह हुआ उनमें सबसे प्रमुख कोई विद्रोह था तो वो था संथाल विद्रोह 1855-56। और ये भागलपुर, वही उसी पूर्वी एरिया की बात है। भागलपुर से लेकर ये राजमहल तक इसका एरिया विस्तृत था। और इसमें देखो सभी जगह जैसे बांकुरा है, हजारीबाग है, सिंहभूम है, मानभूम है, मुंगेर है, भागलपुर है, इन जगह पर ये विद्रोह फैल गया। क्या कारण था इसका? वही प्रशासनिक व्यवस्था से यानी दुखी हो गए थे। प्रशासनिक कर व्यवस्था आप लिख सकते हैं, यानी अंग्रेजों द्वारा कर ज्यादा लेना, करे ज्यादा, ठीक है। और अंग्रेजों से जो न्यायालय हैं उनसे न्याय नहीं मिलना। पुलिस, या आप जो पुलिस वाला है ये भी लिखे इसके अंदर। पुलिस में क्या था? भ्रष्टाचार और अत्याचार ये करते थे। महाजन आप लिखे, महाजनों द्वारा क्या करा जा रहा था? इनका शोषण और उधारी की समस्या। इससे त्रस्त आकर ये लोग संथाल लोग हैं और दो व्यक्तियों को चुनते हैं यहाँ पर, सिद्धू और कान्हू। ये कहते हैं कि भगवान ने हमें इसके लिए चुना है और स्वर्ग से हमें संदेश प्राप्त हुआ है कि अब आप जो दिक लोग हैं उनके खिलाफ तलवार उठा लें। यानी ठाकुर जी ने हमें ये कहा है। ठाकुर जी का मतलब यहाँ किससे है? भगवान से है। भगवान से हमें ये संदेश मिला है कि इन दिक लोगों के खिलाफ आप तलवार उठाइए। तो ये कहते हैं कि प्रत्येक गांव के पास सिद्धू और कान्हू हैं, वो पतल बेचते हैं, सुखाए हुए चावल बेचते हैं, हल्दी और तेल। ताकि क्यों बेचते हैं ये? क्योंकि इससे ये जो जनजाति है उसमें आत्म शक्ति संतृप्त हो और वो विद्रोह के लिए तैयार रहे। जब भी ये विद्रोह के लिए कहें उनको तो विद्रोह की भावना उनमें संतृप्त हो जाए। इनको देखने के बाद में सिद्धू और कान्हू की ये योजना थी। कहते हैं 30 जून 1855 को अग्निडीह में बहुत सारे ये संथाल लोग हैं, वो एक साथ इकट्ठा होते हैं और ये कहते हैं कि हम कंपनी के शासन का करेंगे अंत। ठीक है, कंपनी शासन का अंत करके स्वतंत्रता हम प्राप्त करेंगे। इस पर न्याय और धर्म पर आधारित शासन की हम स्थापना करेंगे। यानी इसका अंत करके हम न्याय और धर्म पर आधारित शासन की स्थापना करेंगे। और इस आंदोलन को दबाने के लिए, ऐसे ये आंदोलन दबा नहीं और सेना की सहायता ली गई। इसी आंदोलन में आपको सेना दिखेगी। सेना की सहायता से ही इस आंदोलन का दमन किया गया। यहाँ पर मार्शल लॉ भी लागू कर दिया गया और इनके ऊपर 10,000 का इनाम भी। कालांतर में 1855 में ये व्यक्ति 1855 में गिरफ्तार हो गया और इसको मार दिया गया और इस व्यक्ति को फरवरी 1856 में पकड़ लिया गया और इसे भी मार दिया गया और ये विद्रोह शांत हो गया। किताब में आपके 99 लिख रखा है से 19। इससे पहले भी ये विद्रोह चल रहा था, लेकिन कहते हैं कि बिरसा जो मुंडा है
इसने इसे 1895 में नेतृत्व प्रदान किया, इसलिए इसको हम 1895 से मानते हैं। और 1900 के अंदर इसे जेल में बंद कर दिया गया और जेल में इसकी मृत्यु हो गई। अब इसने क्या किया, वही देखो पूर्ण कटीदार आप नाम यहाँ लेंगे। ये इनकी खेती करने की पद्धति थी और इस पद्धति को इन्होंने कि भाई इस पद्धति से आप खेती नहीं कर सकते। इसके कारण, इस रोग के कारण ये विद्रोह करना शुरू कर देते हैं। और आप कह सकते हैं दूसरी कि जो अंग्रेज अधिकारी हैं, प्रशासनिक ईसाई पादरी हैं, जमींदार हैं या बिचौलिए वगैरह, इनके अत्याचार से ये दुखिया हो गए थे और इसके कारण इन्होंने बिरसा मुंडा को अपना नेतृत्व करता समझा और बिरसा मुंडा ने अपने आप को भगवान का दूत, भगवान का, और इसने कहा जो कुछ कोई भी व्यक्ति मेरे पास आ जाता है, अगर वो मेरे को छू लेता है तो इसकी बीमारी दूर हो जाती है। तो इसके कारण बहुत सारे इसके प्रशंसक बन गए, इसके बिरसा मुंडा के। और इसने अपने नेतृत्व को खा देखो उल्गू गुलाम, इसे कहते हैं महान हलचल, और उल्गू लन का मतलब है महाविद्रोह, यानी मैं ये महाविद्रोह है करता हूं। अब इसने एक लाइन कही कि दिक आप जानते हैं, तो इस प्रकार की चीजें ये बर्दाश्त करने वाले थे नहीं। बर्दाश्त कैसे करेंगे, तो इसको जेल में डाल दिया गया। और जब इसके भगवान को, इसके माई बाप को कुछ भी कहते ही, उस समय माई बाप कहते थे ज्यादातर लोग, तो इसको जेल में डाल दिया, तो ये आंदोलन है समाप्त हो गया। ये है पूर्वी भारत में। अब हम चलेंगे पश्चिमी भारत में। पश्चिमी भारत में दो है देखो, एक रामोशी और दूसरा है ये। रामोशी है वो चित्तर सिंह के नेतृत्व में 1822 में, और ये भील है वो है सेवरम, या कई किताबों में सेवारम भी लिख रखा है 1825 में। रामोशी है वो अंग्रेजी शोषण के विरुद्ध विद्रोह है, और जो सेवाराम है, सॉरी भील जो आंदोलन है वो कृषि पद्धतियों के विरुद्ध, कि इनकी जो कृषि पद्धतियां हैं उनमें परिवर्तन के कारण ये लोग विद्रोह करते थे। अब रामोशी लोग कौन थे? रामोशी है वो देखो सतारा के आसपास के लोग। सतारा का नाम सुनते ही आपके कुछ तो दिमाग में आया होगा, यानी इससे पहले ये जो जनजाति थी वो मराठा सेना में या तो सिपाही थे या फिर सैनिक थे, और बढ़े हुए भू लगान के कारण ये विद्रोह कर देते हैं। बढ़े हुए भू लगान के कारण ये विद्रोह कर देते हैं। फिर कालांतर में आगे चलकर 1825 में 25-26 में यहाँ पर बाढ़ आ जाती है, अकाल पड़ जाता है, और अन्नाभाव के कारण ही ये विद्रोह कर देते हैं। अन्नाभाव में लिखता हूँ यहाँ पर, अन्नाभाव के कारण उमादे के नेतृत्व में ये विद्रोह करते हैं। भील आंदोलन है सेवाराम के नेतृत्व में 1825 में कृषि पद्धतियों के खिलाफ ये विद्रोह होता है। हम दक्षिण में चलते हैं। अब कोरामाला, उन्नीस में ये विद्रोह होता है, कोरामाला विद्रोह, और इसमें ये है ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ। और दूसरा विद्रोह इसका है, दोनों का हम साथ साथ ले लेते हैं, कोंडाडोरा। ये होगा 1922, और ये किसके खिलाफ है? ब्रिटिश प्रशासन और जो प्रधान है, यानी जो जमींदार हैं, उनके खिलाफ, कि वो किस प्रकार से हमसे लगान व्यवस्था ले रहे हैं और इनसे जो बेगार ले रहे हैं, यानी प्रशासन के अत्याचार और प्रधानों से वो लगान लेना और बेगार के खिलाफ इन्होंने ये विद्रोह किया। ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ है। कोरा
माल्या यहाँ पर विद्रोह करते हैं। नाम भी यही है, कोरा माल्या ही व्यक्ति है, ठीक है। और ये कहते हैं कि 5 पांडवों में से अपने आप को एक मानता था कि जी मैं पांडवों में से ही एक। इसने कहा कि मैं बांस से को बंदूक में बदल सकता हूं, मेरे में ये शक्ति है। और जो पुलिस की बंदूक है उसे मैं पानी में बदल सकता हूं, कहां से चलाएंगे। और कहते हैं इसने 5000 लोगों को, इस जनजाति के लोगों को संगठित किया और पुलिस थाने वगैरह पर, यानी जो इनसे विरुद्ध में, चाहे थाना है, चाहे ईसाई मशीनरियां हैं, चाहे चर्च है, इनके ऊपर इन्होंने आक्रमण किया। और इसने घोषणा भी की कि मैंने भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्ति दिला दी है, शासन से मुक्त कर दिया है, ये घोषणा की है इसने। किसने? कोरा माल्या। फिर आता है गोदावरी एक। इसके अंतर्गत क्या था कि वन अधिनियमों के अंतर्गत ये आंदोलन होता है इनके उत्पादों के खिलाफ। और यहाँ पर जो विद्रोही हैं वो अपने आप को राम की सेना कहते हैं और इनका एक नेतृत्व करता है राजन अनंतिया। ये अपने आप को क्या कहता है? राम का अवतार। अब हम चलते हैं कोंडाडोरा के अंदर, ये इसके खिलाफ हुआ था और 1922 में इसको एक सन्यासी राम राजा ने नेतृत्व प्रदान किया। राम राजा ने जब 1923 में काकीनाडा में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था और उसकी अध्यक्षता की थी मौलाना मोहम्मद अली ने, उनको लेटर लिखा था इन्होंने कि आप हमें हथियार उपलब्ध करा दें तो हम भारत को विदेशियों से मुक्त करा सकते हैं, यानी हम स्वराज प्राप्ति में मदद कर सकते हैं, इन्होंने कहा। लेकिन कांग्रेस की वाले तो देखो उदारवाद पर चल रहे थे, वो तो इनकी बात कैसे मानते। और कहते हैं इन्होंने स्कॉट और हेड टायरसन की भी हत्या कर दी थी। और इनके जो अन्य जो नेता थे प्रमुख, डोरा है, वो ये डोरा है, गौतम डोरा, मल्लू डोरा, अंगिराज डोरा, ईएन डोरा, ये इनके अन्य नेता। कैसे था, इसने क्या कहा, ये आंदोलन है। अब देखो इनका दमन, इन आंदोलनों का दमन देखो। एक तरफ जहां अंग्रेजों के पास सेना भी थी और आधुनिक हथियार थे, लेकिन जो भील है दूसरी तरफ, जो जनजाति हैं, जनजातियों के पास क्या था जी? तीर थे, पाले थे, कुहाड़ियां थी। अब बताओ ये चीजें हैं, उनका मुकाबला करेंगे? इनके पास था तो क्या था? इनका आत्मविश्वास था कि जी हम भगाए देंगे इनको भारत से बाहर। सिर्फ आत्मविश्वास था कि इनके दम पर ये इनसे विद्रोह कर रहे थे। और इन्होंने जो बिचौलिए वगैरह हैं, चाहे वो साहूकार हैं, व्यापारी हैं, उनको भी इन्होंने, उनके खिलाफ भी विद्रोह किया, इनकी भी इन्होंने हत्या की। और कालांतर में देखो ज्यादा, यानी कुछ तो ये कर नहीं पाए, लेकिन अंग्रेज जो कंपनी है उनका ध्यान ये आकर्षित करने में सफल रहे अपने इन विद्रोहों के कारण। और 1908 में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट कृषि के संबंध में पारित हो जाता है। ये है जनजातीय विद्रोह। जन आंदोलन का हमारा ये अध्याय इसी के साथ समाप्त होता है।